का जो हमारा टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं या भारत के संविधान के जो हमारे फीचर्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की बात करते हैं तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या पॉलिटी का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है, संविधान का एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, संविधान की जब आप फीचर्स या विशेषता को रीड करोगे, इनको डिस्कस करोगे, तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार भारत का संविधान विश्व के अन्य संविधानों से अलग एक वैल्यू रखता है या उसमें क्या क्या विभिन्नताएं हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं, लेकिन जो उसके एक बेसिक और जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो बच्चे, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट फीचर है वो है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान की जो सबसे पहली हमने विशेषता रखी है वो है कि यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और यह एक लिखित संविधान है। ठीक है, जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इसी फीचर्स पे थोड़ा सा और ध्यान दोगे, इस पे फोकस करोगे, तो आप देखोगे कि इस एक फीचर में भी एग्जैक्ट 2 फीचर इंक्लूड हैं, यानी कि ये पॉइंट हमें क्लियर कर रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, थोड़ा सा आप इस पे फोकस करोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, अगर हम विश्व में किसी भी कंट्री के संविधान की बात करें, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन 2 ही प्रकार का होता है, या तो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। यानी कि विश्व में जितने भी संविधान हैं, संविधान 2 ही प्रकार का माना जाता है, 2 ही प्रकार से रखा जाता है। ठीक है, या तो संविधान होगा लिखित संविधान या फिर होगा अलिखित संविधान। ठीक है, आधुनिकता को अपनाते हुए विश्व में जितने भी देश हैं उन्होंने वर्तमान में अपनी पूरी कंट्री को, अपने पूरे देश को एक रूल करने के लिए, उसको दिशा निर्देश करने के लिए, यानी कि डायरेक्ट करने के लिए जो नियम कानून की एक ऑथराइज जो एक बुक को अपनाया है, जिसको हम एग्जैक्ट संविधान बोलते हैं, तो उसकी व्याख्या 2 ही प्रकार से रखी जा सकती है। या तो उस बुक का या उस जो हम संविधान जिसको हम बोल रहे हैं उसका जो स्वरूप होगा वो लिखित रूप में रखा जा सकता है, या उसका जो ड्राफ्ट या स्वरूप है वो अलिखित प्रकार से रखा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं यहीं पर कि लिखित और अलिखित संविधान में भी क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देखो, जब हम एग्जैक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आपने भारत के संविधान को अगर देखा होगा, एग्जैक्ट कॉपी भी अगर आपने देखी होगी, तो एक सीरीज में, एक बिल्कुल सीक्वेंस से क्रमबद्ध जिस देश का संविधान रखा गया है उसको लिखित संविधान कहा जाता है। जब आप भारत के संविधान को देखते हैं तो आप भारत के संविधान को देखोगे एज अ बुकलेट, उसका पूरा फॉर्मेट देखोगे तो हम उसका फर्स्ट पेज खोलते हैं, सबसे पहले एज अ इंट्रोडक्शन उसमें प्रियम्बल आता है, फिर आप उसमें थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो पार्ट फर्स्ट आ जाएगा कि इस भारतवर्ष में क्या क्या यूनियन है और इसकी स्टेट टेरिटरीज हो गई। फिर आप इसमें आगे जाएंगे तो आपको पार्ट 2 मिलेगा जिसमें नागरिकता सिटीजनशिप आएगी। आप और आगे जाएंगे, पार्ट 3 मिलेगा फंडामेंटल राइट, यानी कि एक ही जगह क्रमबद्ध बिल्कुल सीक्वेंस से जिस देश का संविधान निहित किया गया है वो कहलाता है लिखित संविधान। अगर हम बात करें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे वर्तमान में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ब्रिटेन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ही, ब्रिटेन ने ही सबसे पहले सर्वप्रथम जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आइडिया एक्सेप्ट किया। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम अवधारणा को एक्सप्लेन करें, इसकी डेफिनेशन को हम क्लियर करें, तो जिस देश का संविधान एक ही जगह निहित ना होकर कई खंडों में बटा हुआ है, कई सोर्सेज में रखा हुआ है, उसको अलिखित संविधान कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देखोगे जैसे ब्रिटेन है तो वहाँ पर जो लॉ मेकिंग बॉडीज़ होती हैं वो किसी भी बात को जब रूल के ज़रिए, लॉ के ज़रिए फॉर्म करती है तो वही वहाँ पर एक्ट बन जाता है और उसको अलग से वो एक जगह क्या करते हैं, उसका अलग से पूरा ड्राफ्ट बनाकर उसको एग्जैक्ट अपने जो उनके कॉपीज़ हैं जहाँ पर पूरा लॉ मेकिंग की जितनी भी बुक्स हैं वो रखी रहती है वहीं पर इंक्लूड कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे आप देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही अगर हम किसी चीज़ को हमें ऐड करना है, चेंजेस करना है, तो हम अमेंडमेंट के द्वारा उसको बार बार रिफॉर्म या उसमें एक तरीके से नई चीज़ ऐड करते रहते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट एक ही जगह रहता है। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस हो गया बच्चे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, जैसे आपने
एग्जाम्पल समझा कि अलिखित संविधान का जो एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो ब्रिटिश है। इसी की तरह अगर आप रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक तरीके से एग्जाम्पल हो गया, तो इसमें आपका यूएसए आ सकता है, कनाडा हो सकता है, इंडिया हो सकता है और श्रीलंका हो सकता है। ये सब कंट्रीज़ ने जो अपने कंट्री में इंक्लूड कर रखा है तो वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसके बाद इसी में हमने एक दूसरा पॉइंट भी क्लियर किया, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इट मीन्स विश्व का सबसे बड़ा संविधान। भारत के संविधान की जो हमने सबसे पहली विशेषता डिस्कस की है, जो हमने सबसे पहला फीचर पढ़ा है, ये उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। जब आप देखोगे कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है जो इसे विश्व के अन्य देशों क्या विश्व के सभी संविधानों में सबसे एग्जैक्ट या सबसे एक अलग दर्जा देता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। यहाँ पर भी आप एक चीज़ ये भी डिस्कस कर सकते हो कि अगर हम पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले यूएसए की बात करें तो पूरे विश्व में जो एक संविधान की अवधारणा है, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो यूएसए में किया गया, ठीक है। अमेरिका ने 1787 में विश्व में सबसे पहला संविधान बनाया। आज भी पूरे वर्ल्ड का जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आप बोल सकते हैं कि विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे पहला संविधान और विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान, तो ये यूएसए के ही रिगार्डिंग यूज़ होगा, ये टर्म्स ये यूएसए का ही है। इसके अलावा बच्चे जैसे मैंने आपको बता दिया कि विश्व का जो सबसे पहला संविधान है यूएसए ने इंट्रोड्यूस कराया 1787 में। अगर आप इसकी जगह कहीं पर देखो 1789 लिखा होगा तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये है, 1787 एक एग्जैक्ट वो ईयर हो गया जब इसने सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन अपने पास रखा, उसको बनाना स्टार्ट किया। अगर आप एनफोर्स्ड की बात करें, लागू की बात करें, तब आएगा 1787 कि यूएसए ने अपना संविधान जो लागू किया है वो 1787 में है, ठीक है। इसके अलावा यूएसए ने 1787 में विश्व का सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और विश्व का सबसे छोटा संविधान भी यूएसए का है जिसमें केवल 7 आर्टिकल है। आज भी विश्व का सबसे छोटा संविधान यूएसए का है, ठीक है। तो ये था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फीचर जिसमें हमने डिस्कस किया लेंथीएस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ और डिस्कस कर सकते हैं, देखो ऐसे क्या रीजंस रहे, ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ रही उस समय कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन रहा। तो इसमें भी हमारी कुछ टर्म है, अगर हम संविधान के लेंथीएस्ट होने के ही रीजंस के बारे में डिस्कस करें। एक तो अगर आप ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो भारत का संविधान या पूरा भारत जो हमारा देश है इट इज़ अ 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय एरिया, पॉपुलेशन वाइज सेकंड है, आपको पता ही है। अगर हम पूरे भारत के एरिया की बात करें तो पूरे भारत का जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है एग्जैक्ट बच्चे जो पूरा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो पूरा ये स्क्वायर किलोमीटर है, हम इसकी बात कर रहे हैं कि भारत एक विश्व का एरिया वाइज बहुत बड़ा देश है। विश्व के जो क्षेत्रफल या भौगोलिक दृष्टि से जो बड़े राष्ट्र हैं उनकी जो एक तरीके से सीरीज़ है, जो उनकी एक संख्या, उसमें भारत का भी नाम आता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि उस समय जब भारत का संविधान बना तो उसका इतना बड़ा होने का, लेंथीएस्ट होने के रीजंस क्या क्या रहे। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो भारत का क्षेत्रफल है भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा एरिया, और इतने बड़े एरिया में काफ़ी सारी पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन में भी आप अगर डाइवर्सिटीज़ की बात करोगे, उनकी विभिन्नता की बात करोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा, बहुत ही एक तरीके से बहुत बड़े स्तर पर व्याप्त है। अलग धर्म के लोग रहते हैं, लगभग कई प्रकार के यहाँ पर कल्चर है, अलग प्रकार की भाषाएं हैं, लोगों का ट्रेडिशन अलग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, माइनॉरिटीज़ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। दूसरा, अगर आप इस पॉइंट को और अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो आपको उस समय जो पूरी संविधान सभा में लोगों का एक मानसिक स्तर रहा होगा, जो 1949 के समय है, 1949 के समय देश की क्या कंडीशन रही होगी, क्या उस समय लोगों को संविधान से एक तरीके से एक उनकी मंशा थी कि संविधान में हमारे लिए अलग से कुछ राइट्स रखे जाएं, अल्पसंख्यक वर्ग को संविधान से काफ़ी उम्मीद थी। तो आपको उस लेवल से थोड़ा सोचना होगा कि संविधान बनाते समय जो संविधान सभा के लोग हैं, वो जो पूरा एक समूह है, जो पूरी आम जनता के जो रूल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो भारत पर इतने लंबे समय तक जो रूल रहा, उनसे एक तरीके से काफ़ी अच्छी वैल्यूज़ में माइनॉरिटीज़ या सभी वर्गों को जो एक अधिकार दिए जाएंगे। तो उन सब में यहाँ पर कहा गया कि भारत का जो भौगोलिक ढांचा था वो बहुत ही बड़ा है
और पूरी जनता और सभी विभिन्नताओं को देखते हुए संविधान में हर वर्ग के लिए, हर कल्चर के लिए और हर तरह के लोगों को एक सेटिस्फैक्शन देने के लिए काफ़ी सारे टर्म्स रखी गई। उसको बहुत ओपनली इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि भारत का हर वर्ग और हर समूह का जो व्यक्ति है वो उसको समझ सके। तो एक तो लेंथीएस्ट होने का ये भी रीज़न है। दूसरा, अगर हम भारत के पॉपुलेशन वाइज इसको देखें तो पॉपुलेशन वाइज हमारे पास बहुत बड़ी जनसंख्या है और इसको भी हमने एज अ कंट्री रूल करने के लिए सेंटर का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर रखा है और स्टेट का, ठीक है। भारत केंद्र और राज्य परिसंघ इस तरीके से बटा हुआ है। लेकिन अगर हम संविधान की बात करें तो केंद्र के लिए और सभी राज्यों के लिए एक ही संविधान है, इसलिए इसका ये दूसरा रीज़न है कि इसमें काफ़ी ऐसे टर्म्स, ऐसे क्लॉज रखे गए जो इसके लेंथीएस्ट होने को डिपेंड करता है या उसको दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद आप इसमें ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ऑर्गेनाइज किया गया संविधान सभा का, और संविधान सभा ने जब संविधान को बनाने के लिए एक तरीके से पूरे समूह का या सभी वर्गों ने इसमें हिस्सा लिया, तो उस समय संविधान सभा में जो एक बुद्धिजीवी वर्ग है उनकी सबकी अपनी वैल्यूज, सबकी अपनी डिमांड है, कॉन्स्टिट्यूशन में अपने व्यूज़ हैं, तो उन सबको भी इंक्लूड करते हुए, सभी को रिस्पेक्ट देते हुए, ये भी एक संविधान के लेंथीएस्ट होने का एक रीज़न है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे, संविधान का लेंथीएस्ट होने का जो लास्ट फोर्थ हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो क्या है कि जो भारत का संविधान है, इससे बनने से पहले भारत में ब्रिटिशर्स का रूल था और ब्रिटिशर्स ने भारत में जो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कर रखा था वो हमारा गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। और क्योंकि जब भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान में बहुत सारे फीचर लाइक आपके इमरजेंसी काफ़ी प्रोविज़न हो गए, यूपीएससी के काफ़ी प्रोविज़न हो गए, जुडिशरी का सिस्टम हो गया, ऑफिस ऑफ गवर्नर हो गया, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसी स्टेटमेंट्स हैं या काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट हैं हमारे जो हमने 1935 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट से लिए। जब आप इसको थोड़ा सा और समझोगे तो हमने यहाँ पर बोला कि जब तक भारत का संविधान नहीं बना था तो हमारे देश में एज अ कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्क करता था वो 1935 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था। और क्योंकि जब हमने भारत का संविधान बनाया तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1935 के एक्ट से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, और क्योंकि 1935 का एक्ट खुद में ही एक बुकलेट है, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स के जिस एक्ट से हमने भारत के संविधान में काफ़ी सारे फीचर लिए वो एक्ट ही बहुत बड़ा था, जिस कारण ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेंथीएस्ट होने का एक रीज़न माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड फीचर की बात करें तो भारत के संविधान का जो सेकंड फीचर है बच्चे वो है हमारा ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, कि भारत का संविधान कई स्रोतों से लिया गया, ठीक है। जब 1946 के टाइम पीरियड से हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया तो उस समय, बल्कि इस कारण भारत के संविधान को विश्व में उधार का थैला भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी हम अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्रिटिसिज्म है उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस बार हम उन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि जो भारत का संविधान है, जब हमने 1946 के टाइम पीरियड से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना स्टार्ट किया तो हमने क्या अवधारणा रखी, हमने कोई एक तो आप कह सकते हैं कि जो एक नैरो थिंकिंग होती है, जो एक तरीके से संकुचित मानसिकता है कि ये हमारे लोग हैं, हमारा अपना कल्चर है, हमारा अपना ट्रेडिशन है, हम कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं चाहते। तो यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की बात भी हुई थी हालांकि, लेकिन वो बात है एक हस्तक्षेप करने की, वो हमारी इंटरनल जो एक तरीके से एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है वो हमारी मेंटालिटी को नहीं दर्शाता। हमने यहाँ पर क्या किया कि 1946-47 के टाइम पीरियड में विश्व में वह देश जो एक विकासशील देश कहे जा सकते थे या जिन्होंने बहुत अच्छे से आधुनिकता को अपना रखा था, हमने उन सब देशों का संविधान देखा, उसको रीड किया और जो फीचर हमारी कंट्री, हमारे लोगों, हमारी जनता के लिए इम्पॉर्टेंट थे, उनके डेवलप, उनके वेलफेयर के लिए इम्पॉर्टेंट थे, उनको हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया, ठीक है। भारत के संविधान का दूसरा फीचर है कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, भारत का संविधान विश्व के कई देशों से लिया गया है। आप इसमें देखोगे जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हो गया, हमने यूएसए से लिया, कॉन्करेंट लिस्ट हो गई ऑस्ट्रेलिया से लिया, जॉइंट सिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ऑस्ट्रेलिया से, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर साउथ अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। इसके बाद हम जुडिशरी की बात करें तो 1935 के एक्ट्स हैं, लेकिन अगर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल की अगर हम बात करें
तो वो हमारा यूएसए से है, फंडामेंटल राइट यूएसए से है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसको एक तरीके से आप देखोगे तो पूरा एक टॉपिक ये अलग से कि काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं वो हमने अलग अलग कंट्री से लिए हैं, ठीक है। इसमें आप स्पेशल चीज़ ऐड कर सकते हो बच्चे, जब कोई हमसे बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल अवधारणा है वो खुद का क्या है, क्योंकि हमने भारत के संविधान में कई देशों से बल्कि काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं, तो आप यहाँ पर ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं या आप अपनी मेंटालिटी में ये चीज़ ला सकते हैं कि भारत का संविधान विश्व का एकमात्र ऐसा संविधान है जो विश्व के अन्य देशों के संविधानों की झलक दिखाता है, या फिर विश्व के अन्य देशों के संविधानों का जो एक स्वरूप या फिर उसका एक डेवलप रूप है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो तीसरा फीचर है वो है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो इसको आम भाषा में आप बोल सकते हैं ये संविधान का जो कठोरपन है, जो उसकी कठोरता है, और जो संविधान का एक लचीलापन है, लचीलता है, उनके बारे में डिस्कस कर रहा है, उनको दर्शा रहा है, ठीक है। देखो, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी, उसकी कठोरता और फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ये संविधान में होने वाले परिवर्तन, होने वाले चेंजेस से रिलेटेड है। देखो, जिस देश के संविधान में बहुत ही ईजिली अमेंडमेंट किया जा सकता है, जिस देश के संविधान में बहुत ही ईजिली परिवर्तन किया जा सकता है, चेंजेस किया जा सकता है, तो उस देश के संविधान को हम फ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबिलिटी है या फिर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी कैटेगरी में रखते हैं। जिस देश के संविधान में अमेंडमेंट करने का, संशोधन करने का, चेंजेस करने का, परिवर्तन करने का जो मेथड है वो बहुत ही एक वास्ट लेवल पर है, या उसमें बहुत ही ईजिली आप चेंजेस नहीं ला सकते, बहुत ही ईजिली आप उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते, तो उस देश का संविधान एक रिजिडिटी की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम रिजिडिटी में रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इस फीचर की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके बात करें तो भारत का संविधान ना ही बहुत रिजिड है और ना ही बहुत फ्लेक्सिबल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जितना रिजिड है उतना ही फ्लेक्सिबल है, या फिर भारत का संविधान रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का एक समन्वय है, या दोनों का एक इक्वल जो उसमें पोर्शन है, जो एक इक्वल एक पार्टीशन है, आप उसको भी रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम सिंगल सिटीजनशिप की बात करें, इससे पहले आपको एक टॉपिक और यहाँ पर देखना होगा। देखो बच्चे, अभी तक जो हमने भारत के संविधान की जो उसकी एक फीचर, एक विशेषता देखी, तो इसको भी हमने कैटेगरीज में जैसे रखा है, जैसे हमने पहले भी यहाँ पर बोला था, जैसे हमारा लेंथियस्ट हो गया, ड्रोन हो गया और ब्लेंड हो गया। थोड़ा सा अगर आप फोकस करेंगे तो ये भारत के संविधान की जो तीनों विशेषताएं हैं, ये उसकी एक स्ट्रक्चर, एक संरचनात्मक व्यवस्था है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें कि भाई ये भारत का संविधान है, ये बहुत बड़ा संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है, काफ़ी सारे सोर्सेज से लिया गया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता तो है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो बाहरी स्वरूप है, जो उसका एक स्ट्रक्चर है, जो उसकी संरचना है, उसको दर्शाने वाली विशेषताएं हैं। जब हम बात करें कि संविधान की आंतरिक विशेषता क्या है, संविधान में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, प्रैक्टिकली बच्चे, लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ये एक बाहरी विशेषता क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा संविधान में एग्जैक्ट कहीं लिखा हुआ नहीं है। संविधान में आप ये स्टेटमेंट कहीं पढ़ नहीं सकते। ड्रॉन फ्रॉम दी, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। ब्लेंड रिजिडिटी, ये भी कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। तो ये उसकी बाहरी जो संरचना है उसको दर्शा रहा है। अब आंतरिक विशेषता क्या क्या है भारत के संविधान की, तो सिंगल सिटीजनशिप आएगा, फंडामेंटल राइट आएगा, डीपीएसपी आएगा और फंडामेंटल ड्यूटीज आएगा। ये जो फीचर्स की विशेषता की जो हमने ये कैटेगरी डिवाइड करी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्ट निहित है, इंक्लूड है, इनको आप पढ़ सकते हैं, चैप्टर वाइज देख सकते हैं, ठीक। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है सिंगल सिटीजनशिप, कि हमारे देश में हमारे राष्ट्र का जो संविधान है वो भारतीय जनता के लिए या हमारे लोगों के लिए एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट रखता है, सिंगल सिटीजनशिप की एक अवधारणा को रखता है, ठीक है। हालांकि जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। जो एकल नागरिकता की अवधारणा है, इसका भी एक अलग से पूरा पार्ट है, जो आपका पार्ट सेकंड है वो पूरा सिटीजनशिप से रिलेटेड है। आप इनको चैप्टर वाइज और अच्छे से डिस्कस कर सकते हो, हम इनको चैप्टर वाइज ही समझेंगे, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप में आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हो कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि भारत में जो सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि भारत में जो पूरे भारत का ज्योग्राफिकल एरिया है, पूरी जो भौगोलिक संरचना है,
कि वहाँ पर सभी व्यक्ति केवल सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा रखते हैं। वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का नागरिक है। ठीक है, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो नेक्स्ट इसका एक आंतरिक फीचर हो गया वो फंडामेंटल राइट है, जो हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। चैप्टर वाइज आप इसको डिस्कस करोगे। इसके बाद आएगा हमारे पास डीपीएसपी। जो डीपीएसपी है इसी को हम बोल देते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, संविधान में केंद्र को भी कानून का अधिकार है, प्रशासन चलाने का अधिकार है, और संविधान में राज्य सरकार को भी कानून बनाने का अधिकार है और अपना एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन चलाने का अधिकार है। हालांकि भारत का संविधान डीपीएसपी के अकॉर्डिंग, या फिर अगर हम बात करें भारत का संविधान नीति निर्देशक तत्वों के अलावा इनके अंतर्गत राज्य सरकार को एक ऐसे दिशा निर्देश देता है, एक ऐसी डायरेक्शंस देता है जो उसके लिए एज अ बाउंड्री काम करती है कि जो राज्य सरकार अपने आप प्रशासन चलाएगी, कोई भी लॉ मेकिंग का काम करेगी तो वो इन तत्वों को एज अ बाउंड्री रख कर करेगी। ठीक है, इसका भी अलग से पूरा चैप्टर है, पार्ट 4 आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद लास्ट क्लास में तो हमने पूरा ये चैप्टर डिस्कस किया फंडामेंटल ड्यूटीज़। जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं, ये है हमारे मौलिक कर्तव्य जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट यानी कि प्रारंभ से संविधान में नहीं थे। बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 और रिकमेंडेशन सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अकॉर्डिंग इन तत्वों को हमने संविधान में इंक्लूड किया। ठीक है, इसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चे नेक्स्ट फीचर है, अगली विशेषता है, वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। भारत में हमारे जो लोकसभा इलेक्शंस है, यानी कि हमारे अगर सेंटर के इलेक्शंस की बात करें जो डायरेक्ट इलेक्शंस हैं आपके, और इसके अलावा जो हमारे स्टेट असेंबलीज, लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा जो स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन है, जहां पर सरकार इलेक्शंस में कॉन्सेप्ट रखती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, तो इसमें आप एग्जैक्ट ऐसे समझ सकते हैं कि संविधान के प्रारंभ से ही जो इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट है उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो एक तरीके से अवधारणा है वो विद्यमान है। लेकिन संविधान के प्रारंभ में जो हमारी मतदान की आयु थी, वोटिंग एज थी, वो हमारी 21 ईयर्स थी। भारत में वह व्यक्ति जो 21 साल की आयु पूर्ण कर चुका है वो राइट टू वोटिंग, जो मतदान का अधिकार है, वह रखता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी बच्चे एक अमेंडमेंट है 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1998, 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा जो ये वोटिंग एज है इसको 21 टू रिड्यूस किया गया 18 ईयर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो भारत में वर्तमान वह नागरिक जो 18 साल की आयु पूर्ण कर चुका है मतदान का अधिकार रखता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है, एक विशेषता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। ठीक है, देखो बच्चे, भारत के संविधान में जब हम जुडिशरी एक न्यायपालिका की बात करते हैं तो न्यायपालिका का जो निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, ये हमने यूएसए से बोरो किया। ठीक है, इसके अलावा ये दर्शाता है कि भारत के संविधान में जो लॉ मेकिंग का काम है वो पार्लियामेंट का है, संसद का है। इसके अलावा जो हमारी जुडिशरी है वो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानूनों को लोगों द्वारा फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसकी जांच कर सकती है, इसके बारे में फोकस करेगी। इसके अलावा जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ मेकिंग है, इस पे संवैधानिक प्रक्रिया से जो जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस है वो जुडिशरी के हाथों में जुडिशरी कर सकती है। और कहीं ना कहीं हम इन्हीं कारणों से जो जुडिशरी को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का टाइटल देते हैं वो इन्हीं वजह से कहा जाता है। भारत में जो न्यायपालिका का है, जिसको हालांकि हम 3 पार्ट में रखते हैं, अगर आप इसको डायग्राम के थ्रू समझो कि हम इसको जो 3 पार्ट में रखते हैं कि यहाँ पर हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद लोकल कोर्ट, या फिर हम एग्जैक्ट कहें तो सबऑर्डिनेट कोर्ट, या फिर हम इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो हमने न्यायपालिका का भारत में कॉन्सेप्ट रखा है, अवधारणा रखा है, तो यहाँ पर जिसमें आम भाषा में लोग इसको यही बोल देते हैं कि सेंट्रल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट हो गया, स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट हो गया और सबऑर्डिनेट कोर्ट। हालांकि जब आप केवल न्यायपालिका की बात करो तो न्यायपालिका में इनकी कोई एक सीक्वेंस या इनका कोई लेवल नहीं है, ये एक ही क्रम में रखी हुई
वो अवधारणाएं हैं या एक ही क्रम में एक ही सीक्वेंस में रखी हुई वो प्रणाली है जिनका लेवल हाई सुप्रीम कोर्ट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट की तरफ जाता है, लेकिन इनका जो एक तरीके से अधिकार स्वरूप है वो अपने अपने आंतरिक स्तर पर सुप्रीमेसी को दर्शाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर इंटीग्रिटी और कुछ पॉइंट पर इंडिपेंडेंट का जो आधार है, जो राइट है, वो सबऑर्डिनेट कोर्ट का भी रहता है, सेम ऐसे स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट का रहता है और सेम इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रहता है। ठीक है, तो हालांकि पार्लियामेंट भी हमारे देश में अपनी एक अहम भूमिका निभाती है, आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि भारत में लोगों पर जो रूल कर रही है वो पार्लियामेंट कर रही है, या फिर भारत पर जो रूल कर रही है आम जनता पर वो जुडिशरी कर रही है। हम एग्जैक्ट बोलते हैं कि जो भारत की जनता है या फिर पीपल ऑफ इंडिया इज गवर्नर्ड बाय द लॉ। भारत में जनता को जो रेगुलेट करती है, जो गवर्नर करते हैं, वो कौन करता है? लॉ करते हैं, जो नियम कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे संविधान की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मुख्य विशेषता है कि भारत के संविधान में संसदीय सरकार प्रणाली को अपनाया गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया गया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हालांकि खुद में बहुत ही वास्ट, खुद में बहुत ही ब्रीफ एक चैप्टर है, लेकिन जो इसकी मुख्य विशेषता है कि हमारे देश में नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव का कॉन्सेप्ट है। जब हम नॉमिनल की बात करें, यानी कि जितना भी नाम मात्र का एक अधिकार है, एक नॉमिनल राइट है, वो हम सारा देते हैं प्रेसिडेंट को, कि प्रेसिडेंट एज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। जिसके अलावा अगर हम बात करें, हमारा जो पीएम है, प्रधानमंत्री है, वो हमारे देश की, हमारी सरकार की रियल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, जो पीएम है वो हमारी हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, सरकार का प्रमुख है, जबकि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है, एक नॉमिनल नाम मात्र का सारा सम्मान, सारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो हमारे भारत में राष्ट्रपति के हाथ में। लेकिन अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें, पॉलिसीज़ मेकिंग की बात करें, पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की बात करें, जितना भी सारा मेन सरकार का फंक्शन है उसकी अथॉरिटी किसके हाथों में है? प्रधानमंत्री के हाथों में। इसके अलावा बच्चे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि विश्व में जितने भी देश हैं, ज़्यादातर अभी वर्तमान में दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक तो प्रेसिडेंट रूल गवर्नमेंट है लाइक यूएसए, और हमारे देश में जो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट से हमने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम यानी कि जो संसदीय प्रकार है, ये वर्तमान में हमारे देश में बाईकैमरलिज्म और यूनिकैमरलिज्म दोनों में है। हालांकि अगर अभी हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की बात कर रहे हैं तो ये सेंटर से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आप बाईकैमरलिज्म ही पढ़ेंगे। लेकिन जब आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही ब्रीफ में पढ़ेंगे तो स्टेट में ये बाईकैमरलिज्म और यूनिकैमरलिज्म दोनों में हो जाता है, यानी कि एक सदनवाद प्रणाली और बाईकैमरलिज्म द्विसदनवाद प्रणाली। पार्लियामेंट दो हाउस में हमारे यहाँ काम करती है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। हालांकि जब हम पार्लियामेंट वर्ड बोलते हैं तो इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति तीनों ही इंक्लूड आएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट टर्म के बिना पार्लियामेंट जो वर्ड है ये इंक्लूड या कंप्लीट होता ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारे यहाँ विशेषता, जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद है, ये रिस्पॉन्सिबल है टू दी लोकसभा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ये भी इसकी विशेषता है। ठीक है, इसके बाद बच्चे अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेक्स्ट फीचर है ये है हमारा 3 टायर गवर्नमेंट। जब हम 3 टायर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, 3 टायर सिस्टम, इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं त्रिस्तरीय प्रणाली। ठीक है, भारत विश्व का वर्तमान एकमात्र ऐसा देश है, ओनली वन ऐसी कंट्री है जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टायर सिस्टम, त्रिस्तरीय प्रणाली को अपना रखा है। सेंट्रल लेवल की अगर हम बात करें तो केंद्रीय स्तर पर हमारे पास संसद का कॉन्सेप्ट है। स्टेट लेवल पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास राज्य सरकार, विधानमंडल का कॉन्सेप्ट है, यानी कि लेजिस्लेचर। अगर हम इसके बाद भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करें तो इसके बाद भी हमारे पास लोकल बॉडीज का कॉन्सेप्ट है, या फिर आप इसको एग्जैक्ट पंचायत कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे संविधान में जो 3 टायर सिस्टम है, जो हमारा सेंटर लेवल पर अलग है, स्टेट लेवल पर अलग, और उसके बाद पंचायती सिस्टम को दर्शाता है। ये पूरे विश्व में, दोबारा से हम इसको देखते हैं, एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर त्रिस्तरीय प्रणाली भारतीय संविधान में है। ठीक, इसके बाद लास्ट है हमारा अ सेक्युलर स्टेट। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही सारे फीचर्स हैं, इसके अलावा भी बहुत मुख्य विशेषताएं हैं, अलग काफ़ी फीचर्स हैं।
लास्ट है हमारा अ सेक्युलर स्टेट, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ठीक है, जिसको आम भाषा में पंथ निरपेक्ष राष्ट्र भी कहा जाता है, ठीक है। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आपके पास ऑप्शन में दोनों आ जाए, कैसे ऑप्शन में दोनों आ जाए, क्योंकि बच्चे जो हमारे पास धर्मनिरपेक्ष वाला कॉन्सेप्ट है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें बाय दी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से इंक्लूड किया गया, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र टर्म है इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना, प्रियम्बल या फिर प्रस्तावना का जो नया नाम ज़्यादातर आजकल यूपीएससी में आता है उद्देशिका, उसमें जोड़ा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपने सुना हो कई जगह पंथ निरपेक्ष लिखा रहता है हिंदी में, इंग्लिश में सेक्युलर ही आएगा, ठीक है, या कई जगह धर्म निरपेक्ष लिखा रहता है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको इसका डिफरेंस पता हो कि भाई अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि अकॉर्डिंग टू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, 4 आपके पास ऑप्शन है कि निम्न में से कौन सी टर्म इंडियन प्रियम्बल में या कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, उसमें ऐड की गई। अब ऑप्शन में ये दोनों ही वर्ड आ जाए, अगर हिंदी में है ऑप्शन तो आप जो आंसर लगाएंगे वो पंथ निरपेक्ष लगाएंगे, ना कि धर्म निरपेक्ष, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें एग्जैक्ट जो 42nd अमेंडमेंट में जो टर्म इंक्लूड की गई थी, जो शब्दावली जोड़ी गई थी, वो पंथ निरपेक्ष था। हालांकि भारतीय जनता और हमारी सरकार भी आम भाषा में इसको धर्म निरपेक्ष कहते हैं।